first step in solving a biological problem is recognition of a biological problem. सबसे पहले biologist एक problem identify करता है which should be related to a living organism. जाहिर सी बात है biologist का काम ही living organisms के साथ है. अब ये problem usually depend करता है biologist के अपने interest पे, या फिर ये कि he observes कि इस बीमारी का इलाज नहीं है अभी तक. Let's work out to find कि इसका इलाज मुमकिन है भी या नहीं, और है तो कैसे. या फिर उससे आइडिया ऐसे भी आ सकता है कि कोई उससे सवाल पूछ ले और वो एक अनआंसर्ड क्वेश्चन हो. लेकिन पहला स्टेप हमेशा would be to identify a problem. कोई प्रॉब्लम होगा तो ही उसके सोल्यूशन की तरफ जाया जाएगा. The second step is observation. प्रॉब्लम आइडेंटिफाई करने के बाद उसे सॉल्व करने के लिए पहला काम होता है ऑब्जर्वेशन, यानी टू ऑब्जर्व, look around and see things. Wait, it's not just about seeing things. Observation हम अपनी 5 senses के थ्रू करते हैं. Like vision, we need vision for literally every activity other than sleeping, of course. Don't mind that. But observation के लिए पहली चीज़ हमारी आँखें हैं. उसके बाद आती है हियरिंग. जैसे कोई साइंटिस्ट किसी एनिमल पर रिसर्च कर रहा है कि वो डिफरेंट इमोशनल स्टेट्स में कैसी आवाज़ें निकालता है, उस एक्सपेरिमेंट के डेटा में हियरिंग इस्तेमाल होगी. इसी तरह स्मेल, टेस्ट एंड टच की एक सिंपल एग्जांपल फूड साइंस है जिसमें ये तीनों सेंसेस यूज होती हैं. देयर आर बेसिकली 2 टाइप्स ऑफ ऑब्जर्वेशंस. One is quantitative and the other one is qualitative. अब quantitative observations ऐसी होती हैं जिन्हें हम solid numbers में explain कर सकें. Quantitative observations are more accurate and they are easy to record and measure. Qualitative observations, they are vague, they are ambiguous, they cannot be explained with numbers and they are very less accurate as compared to the quantitative observations. उसकी एक एग्जाम्पल है द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर इज़ कोल्डर देन द बॉइलिंग पॉइंट. अब इसमें आपको कोई नंबर नहीं नज़र आएगा. इट इज़ जस्ट अ स्टेटमेंट दैट सेज कि फ्रीजिंग पॉइंट शुड बी कोल्डर देन द बॉइलिंग पॉइंट. अब इसका मतलब है कि इट इज़ लेस एक्यूरेट. इसमें कोई नंबर नहीं, कोई रेंज नहीं, कुछ प्रोवाइड नहीं किया गया. नाउ लेट्स से इट विद मोर एक्यूरेसी. The freezing point of water is 0 while the boiling point is 100 degrees centigrade. So over here we have exact numbers. We exactly know what is the freezing point and what is the boiling point of water. It provides exact numbers, which means it is more accurate. अब next step आता है formulation of hypothesis. ऑब्जर्वेशन के साथ एक मसला है कि वो तब तक साइंटिफिक ऑब्जर्वेशन नहीं बनती जब तक वो किसी साइंटिफिक क्वेश्चन से रिलेट ना करें. उन्हें एक प्रॉपर तरीके से ऑर्गेनाइज करना पड़ता है. बायोलॉजिस्ट क्या करते हैं कि वो अपने ऑब्जर्वेशंस को डेटा की फॉर्म में ऑर्गेनाइज करते हैं और उनको कोई ना कोई एक स्टेटमेंट निकालनी पड़ती है जो कि प्रोबेबली आइडेंटिफाइड बायोलॉजिकल प्रॉब्लम का सलूशन हो. इसी प्रोबेबल या टेंटेटिव स्टेटमेंट को हाइपोथेसिस कहते हैं. हाइपोथेसिस ठीक भी हो सकता है और गलत भी, लेकिन वो बायोलॉजिकल प्रॉब्लम का प्रोबेबल सलूशन होता है. हाइपोथेसिस के अंदर कुछ स्पेसिफिक क्वालिटीज़ होनी चाहिए. लाइक इट शुड बी अ वेरी जनरल स्टेटमेंट. जनरल से मुराद कि उसमें किसी भी किस्म के स्पेसिफिक्स नहीं देने चाहिए. लाइक हम अगर वाटर के फ्रीजिंग और बॉइलिंग पॉइंट की बात कर रहे हों तो हम उसमें एक्यूरेट नंबर नहीं दे सकते. इट शुड बी वेरी जनरल. देन इट शुड बी अ टेंटेटिव आइडिया. ऑब्वियसली इट इज़ बेस्ड ऑन ऑब्जर्वेशन. हमने कोई एक्सपेरिमेंट्स तो किए नहीं, तो इसलिए इट शुड बी अ टेंटेटिव आइडिया और इसको हम एग्जैक्टली एक फैक्ट के तौर पे नहीं कह सकते. इट शुड अग्री विद अवेलेबल ऑब्जर्वेशंस. अब बात यह है कि हमने ऑब्जर्वेशंस करके ही हाइपोथेसिस बनाया है, तो हमारा जो भी हाइपोथेसिस बने इट शुड अग्री विद दोज ऑब्जर्वेशंस. अब नेक्स्ट बात आती है कि इट शुड बी वेरी सिंपल. It should be as simple as possible. यानी आइडियली वन लाइनर इज़ अ वेरी गुड हाइपोथेसिस. हाइपोथेसिस जितना लंबा होता जाए उतना कॉम्प्लेक्स होता जाता है और उसमें उतने वेरिएबल्स जो हैं वो इन्वॉल्व हो जाते हैं. इसलिए इट शुड बी केप्ट वेरी सिंपल एंड इट शुड बी टेस्टेबल एंड फॉल्सिफाइबल. अब इसका मतलब ये है कि हाइपोथेसिस ऐसा हो जिसको टेस्ट करने के लिए कोई ना कोई एक्सपेरिमेंट डिज़ाइन किया जा सके और उसको डिसप्रूव करने के लिए, यानी ये कहने के लिए कि ये हाइपोथेसिस या ये स्टेटमेंट गलत है, कोई ना कोई एक्सपेरिमेंट डिज़ाइन किया जा सकता हो. नाउ वी विल टॉक अबाउट डिडक्शन विच इज़ द नेक्स्ट स्टेप. डिडक्शन का वर्ड डिड्यूस से निकला है और डिड्यूस का मतलब है टू अराइव एट अ फैक्ट और अ कंक्लूजन थ्रू रीजनिंग और बाय रीजनिंग.
और ड्राइंग लॉजिकल कंक्लूजन। बायोलॉजिकल मेथड में भी डिडक्शन का मतलब सिंपली ऐसा ही है कि आप अपने दिमाग और एबिलिटी ऑफ रीजनिंग को यूज करते हुए किसी एक रिजल्ट या कंक्लूजन पे पहुंचें। डिडक्शन एक एक्सपेक्टेड रिजल्ट होता है और उसमें हम ऐसे फ्रेजेस यूज करते हैं कि इफ दिस हाइपोथेसिस इज राइट देन दिस मस्ट हैपन। इसे हम इफ एंड देन लॉजिक भी कहते हैं। अच्छा, अब डिडक्शन की ज़रूरत पड़ती कहाँ पे है? इसका जवाब ये है कि बायोलॉजिस्ट हर सिनेरियो में ये नहीं सोच सकते कि उनका हाइपोथेसिस कैसे अप्लाई होगा और क्या एक्सपेक्टेड रिजल्ट होगा। एक एग्जाम्पल हाइपोथेसिस ले लें वेयर द बायोलॉजिस्ट से एवरी प्लांट सेल हैज़ अ न्यूक्लियस। अब ह्यूमनली इट्स नॉट पॉसिबल कि वो दुनिया के सारे प्लांट सेल्स को स्टडी करे, तो व्हाट ही डज इज़ कि वो एक डिडक्शन करता है कि अगर मैं एक ब्लेड ऑफ ग्रास के सेल्स को स्टडी करूं तो एवरी सेल मस्ट हैव अ न्यूक्लियस। अब इस डिडक्शन में उसने अपने हाइपोथेसिस को ट्रू सपोज किया है एंड उस हिसाब से कहा है कि ग्रास के हर सेल में न्यूक्लियस होना चाहिए। फिर बात आ जाती है एक्सपेरिमेंटेशन पे। एक्सपेरिमेंटेशन इज़ द मेजर एंड मोस्ट बेसिक स्टेप इन बायोलॉजिकल मेथड। वाई? वो इसलिए कि हाइपोथेसिस को ट्रू और फॉल्स प्रूव करने के लिए बायोलॉजिस्ट को एक्सपेरिमेंट्स परफॉर्म करने पड़ते हैं। एक्सपेरिमेंटेशन में हम अपनी डिडक्शंस को टेस्ट करते हैं। जैसे पहले हमने ग्रास की एग्जांपल ली थी, उस हिसाब से लेट्स कलेक्ट 50 डिफरेंट टाइप्स ऑफ ग्रासेस एंड स्टडी देयर सेल्स। अब अगर हर सेल में न्यूक्लियस है तो हमारा डिडक्शन बिल्कुल ठीक है। डिडक्शन सिर्फ एक नहीं होती, एक से ज़्यादा भी हो सकती है। लेट्स से कि हम 50 फ्लावरिंग प्लांट्स की लीव्स भी इकट्ठे कर लेते हैं एंड वी डिड्यूस कि सब के सब सेल्स में न्यूक्लियस होना चाहिए। एंड स्टडी करने के बाद ऐसा ही होता है, विच अगेन प्रूव्स कि डिडक्शन ठीक थी, यानी कि हमारा हाइपोथेसिस भी ठीक है। जो हाइपोथेसिस फॉल्स होता है उसे वहीं छोड़ देते हैं और ट्रू हाइपोथेसिस को आगे नेक्स्ट स्टेप पे ले जाते हैं। अब बात आती है समराइजेशन ऑफ रिजल्ट्स की। इस स्टेप पे डेटा को प्रॉपरली ऑर्गेनाइज किया जाता है। जितने भी एक्सपेरिमेंट किए हों और उनके जितने भी ग्रुप्स हों उनकी इंडिविजुअली एवरेज निकाली जा सकती है और उन्हें दूसरे स्टैटिस्टिकल या मैथमेटिकल टूल से भी एनालाइज किया जाता है। जैसे हम एवरी प्लांट सेल हैज़ अ न्यूक्लियस वाली एग्जांपल की बात करें तो उसमें हम बताएंगे कि हमने कितने प्लांट सेल स्टडी किए, उनके क्या नेम्स थे, उनमें न्यूक्लियसेस थे या नहीं, कोई एक्सेप्शन भी थी या नहीं। इस तरह की सारी चीज़ें रिजल्ट्स में लिखी जाती हैं। अब रिजल्ट्स तो आ गए लेकिन उन्हें रिपोर्ट भी तो करना है। सो आवर नेक्स्ट स्टेप इज़ रिपोर्टिंग द रिजल्ट्स। रिजल्ट्स को रिपोर्ट करने के लिए बायोलॉजिस्ट ज़्यादातर साइंटिफिक जर्नल्स में भेजते हैं। साइंटिफिक जर्नल्स आर जस्ट लाइक मैगजीन्स जो कि मोस्टली साइंटिस्ट ही पढ़ते हैं। इसके अलावा नेशनल एंड इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंसेस और सेमिनार्स में भी बायोलॉजिस्ट अपने रिजल्ट्स रिपोर्ट करते हैं ताकि बाकियों को भी पता चल सके और वो भी उनकी रिसर्च फाइंडिंग से फ़ायदा उठा सकें। रिजल्ट्स को किसी भी फॉर्म में पब्लिश करना, चाहे वो जर्नल हो या कॉन्फ्रेंस, इसलिए ज़रूरी है कि दूसरे बायोलॉजिस्ट से नॉलेज शेयर हो सके और वो भी अपने रिजल्ट्स को वेरीफाई कर सकें या अपनी रिसर्च के लिए उन रिजल्ट से गाइडेंस ले सकें।